नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सभी को यहां पर दिखाई दे रहा है, आज के इस हम शॉर्ट सेशन के अंतर्गत आपको हिंदी की सभी जो पद्य की विधाएं हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम पहले तो ये बताइए कि भाई पद्य होता क्या है। तो साहित्य के स्वरूप में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको साहित्य जो है वो गद्य और पद्य दो रूपों के अनुरूप आपको दिखाई देता है, ठीक है। पद्य जो होता है वो आपका भाव प्रधान स्वरूप होता है और गद्य जो होता है वो विचार प्रधान होता है। तो पद्य और गद्य का स्वरूप की संपूर्ण अगर आप विश्व के इतिहास को उठा करके देखेंगे और स्पेशली अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे तो आपका आदिकाल से लेकर के आपको रीतिकाल तक पद्य का ही स्वरूप मिलेगा। गद्य की शुरुआत थोड़ी हुई थी, लेकिन मोस्टली जो है वो आपको आधुनिक काल में खड़ी बोली का गद्य दिखाई देगा। तो कविता जो है वही साहित्य का माध्यम जो है हमें देखने को मिलती है। इस स्वरूप पर ही हम आज के सेशन के अंतर्गत आपकी चर्चा जो है वो करेंगे। और पद्य का या कविता जो है वही सर्वाधिक प्रमुख विधा के स्वरूप में हमारे समक्ष आई है। जो अब तक का लंबे समय का साहित्य का इतिहास जो है हम देखते हैं उसी के अनुरूप। अब अगर हम बात करें कि पद्य से जो है वो हमारा तात्पर्य क्या होता है, तो मैं मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो हैं आप सभी को आज के इस सेशन के अंतर्गत जो है वो बताने जा रही हूँ, ठीक है, जिसका स्वरूप आप आज के इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे। तो पद्य साहित्य का अर्थ क्या होता है कि पद्य साहित्य जो है वो एक ऐसा स्वरूप होता है, वो साहित्य जो गेयता के साथ में, यानी कि जिसमें गेयता हो गायन के स्वरूप में, जिसमें आपको नाद सौंदर्य आपको दिखाई देगा, ठीक है, नाद सौंदर्य का स्वरूप दिखाई देगा, लय का स्वरूप आपको दिखाई देगा, आरोह अवरोह के साथ में जो है वो पद्य को का वाचन किया जाता है, ठीक है। आरोह अवरोह होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, कि जो लय है उसका उतार चढ़ाव किस तरीके से स्वरूप में होता है, ठीक है। पद्य के अंतर्गत जो है आपको कल्पना की उड़ान देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है ये भाव प्रधान होता है, ठीक है। तो भावों की प्रधानता आपको होती है। तो इसमें कवि जो है वो कल्पना करने के लिए स्वतंत्र होता है। थोड़े शब्दों में ज्यादा भाव होते हैं, ठीक है, कम शब्दों में जो है वो अपनी बात जो है वो ज्यादा स्वरूप में अभिव्यक्त की जाती है। थोड़े शब्दों में ज्यादा भाव जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली थिंक है। कल जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम गद्य की विधाओं की बात करेंगे, उसमें गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण विचार के स्वरूप में भी हम इसका वर्णन जो है वो रखेंगे। आज मोस्टली की भी पद्य आपका है क्या, और पद्य की पद्य साहित्य जो है इसकी विधाएं जो होती हैं वो सीमित होती हैं। जैसे गद्य की विधाएं जब आप कल पढ़ेंगे तो गद्य की विधाएं जो है वो अनंत है, क्योंकि वो विचार प्रधान काव्य है, ठीक है। पद्य साहित्य की जो विधाएं हैं, ठीक है, वो सीमित है। पद्य साहित्य की विधाएं जो है आपकी वो आपको कम मिलेंगी, ठीक है। कम से तात्पर्य कि भाई जैसे आपको मिल गया आपको काव्य नाटक, ठीक है, या जिसे आपने कह दिया गीति नाट्य, ठीक है। अब काव्य नाटक जो है ये वैसे नाट्य साहित्य में आता है, लेकिन ऐसा काव्य नाटक का स्वरूप हो गया जिसमें नाद हो, ठीक है, जिसमें गायन शैली का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। वो जैसे इसमें आपके धर्मवीर भारती जी का आप अंधा युग आप देखते हैं जो गीति नाट्य के स्वरूप में आता है। भारत भूषण जी का अग्निलीक जो है वो आपका इसी तरह का नाटक के स्वरूप में आता है। तो काव्य नाटक जो होता है वो आपका एक तो क्या होता है, गेय होता है, उसमें अनुभूति के साथ में जो है वो नाट्य का प्रस्तुतिकरण होता है। ऐसा नहीं कि संवाद कह दिया ऐसे चलता जा रहा है, तो वो स्वरूप इसके अंतर्गत जो है वो नहीं आता है, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई कविता जो है वो तो काव्य का महत्वपूर्ण स्वरूप है। कविता जो है काव्य का जो पद्य का महत्वपूर्ण रूप आता है। कविता जो है वो भावों की सहज अभिव्यक्ति के स्वरूप में हमारे सामने आती है। कविता जो है वो कल्पना भाव और विचार का सुंदर समन्वय लेकर के आती है, ठीक है। कल्पना, भाव और विचार, ठीक है, इन तीनों का सुंदर समन्वय हमें कविता के माध्यम से दिखाई देता है, ठीक है।
कविता में आप कथा तत्व भी देख सकते हैं, जैसे कमायनी है उसमें आप कथा तत्व भी देखेंगे और आपका कल्पना भी है, भाव भी है, विचार है, ठीक है। तो कथा तत्व हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जो शब्द होते हैं, शब्दों के साथ साथ कहीं पर कवि के विराम का भी महत्व होता है कविता में। कविता में अपना नाद सौंदर्य होता है, कविता में लयबद्धता होती है, कविता छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों हो सकती है, इसमें प्रतीक है, रूपक है, इनके माध्यमों से कविता का स्वरूप जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें और जो स्वरूप आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, तो अन्य रूपों में भी जो काव्य के रूप आ जाते हैं, ठीक है। अब काव्य के रूप जो है वो किस स्वरूप में आपके देखने को मिलेंगे, आपको काव्य के रूप जो है वो जैसे आपका प्रबंधात्मक, जिसमें आपको महाकाव्य, खंड काव्य, ठीक है, ये वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का भाव है कि अगर हम जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भी बात करते हैं तो अरस्तु के अनुसार एक महत्वपूर्ण कि भाई आता है कि भाई जब प्लेटो ने कहा कविता को अनुकरण की बात कह दी, ठीक है, अनुकरण का अनुकरण है, नकल की नकल जो है उसे कह दिया, तो वहां पर अरस्तु ने उसके लिए पुनःसृजन, ठीक है, कि कविता जो है वो मात्र अनुकरण नहीं है, वो क्या है, पुनर्सृजन है। कि कवि जो है जो चीज पहले से बनी हुई है, जैसे पेड़ पहले से बना हुआ है, उस पेड़ पर कविता करता है तो वो पुनर्सृजन कर रहा है, ठीक है, हमारे सामने उन प्रतीकों शब्दों के माध्यम से वो उस पेड़ का स्वरूप जो है वो निर्धारित कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का स्वरूप आता है। अब जो पद्य साहित्य था, पद्य साहित्य का भी जो है अनुवाद के स्वरूप, जैसे संस्कृत से बहुत सारे काव्यों का अनुवाद हमारे समक्ष आता है, तो अनुवाद काव्यानुवाद के रूप में भी जो विधा का स्वरूप है, विधा का विकास है, वो आपका होता चला गया, ठीक है। तो काव्य अनुवाद का स्वरूप वर्णन भी इसके अंतर्गत आता है, जो अनुवाद का स्वरूप लेकर के और विभिन्न पाश्चात्य और अलग अलग स्वरूपों में हमारे समक्ष आती है। तो काव्य के स्वरूप में जब साहित्य के क्षेत्र में जब हम पद्य और गद्य की बात करते हैं तो पद्य जो है वो आपका भावों का विषय है और जो गद्य है वो विचारों की बात करता है, लेकिन कविता या काव्य जो है वो कल्पना, विचार, भावों में सुंदर सामंजस्य निर्धारित करके और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब आज के इस स्वरूप में जब आपने पद्य के इस साहित्य को जाना है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की ज़बां अब तक तेरी है, तेरे सिवा जो ये जुनून है तेरा, ठीक है, तेरे सिवा जो ये जुनून है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है, ठीक है, कि ये जान जो है, ठीक है, ये तुम्हारी है और इस जज्बे को आप कहाँ तक लेकर के जाने चाहते हो, ठीक है। तो इसका ही जब अनुवाद कर लिया जाता है, स्पीक फॉर योर लिप्स आर फ्री, तो अनुवादीकरण जो अनुवादित स्वरूप है वो भी हमें इसमें देखने को काव्य के स्वरूप में मिलता है। तो जैसे आता है आपका आशा एक चिड़िया का नाम है जो हमारी आत्मा में बसती है, जो गाती है निशब्द गीत और कभी रुकती नहीं पल भर भी नहीं। यहाँ पर आपको भले ही तुकबंदी ना मिले लेकिन एक नाद सौंदर्य जो है वो आपको जरूर दिखाई देगा, ये आपका पद्य का स्वरूप होता है। तो इसी संदर्भ में जो है वो आप सबको आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो बताना है और साथ ही साथ कि भाई पद्य में, ठीक है, पद्य में कौन सी विधा, कौन सी विधा सबसे महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आपको करना है। सबसे महत्वपूर्ण है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत करना है ताकि मुझे पता चले कि भाई हाँ किसने सही आंसर किया है। और मुलाकात होगी आपसे अब गद्य की विधाओं की जानकारी के साथ साथ नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पद्य और गद्य के जो अंतर के स्वरूप में भी इसका वर्णन। तो आप सभी हमारी रेगुलर क्लासेस से कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन जर्नी जो है वो आगे चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।